हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा वर्णमाला। अब थ्योरी की क्लास तो बिल्कुल आप लोगों की ओवर हो चुकी है। अब जितना ज़्यादा आप लोग पी से प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से शाम के समय एक वीडियो रहती है और वो भी शाम आप लोगों को 8 बजे मिलती है, जिसमें सामान्य हिंदी से हम एक उपयोगी टॉपिक चुनकर लाते हैं, है ना। समाज से ऑलरेडी हमने जो अपना कार्य है वो ख़त्म कर दिया है। आज वर्णमाला है, तो वर्णमाला से जितना भी हमारे पास नोट्स थे, जहाँ से भी जिस भी प्रकार का क्वेश्चन है ना हम आप लोगों के लिए ला सकते थे, बिल्कुल पुट करके लाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। ये लिपि चिन्ह क्या होता है? तो भाई आपने देखा होगा, भाषा के द्वारा उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। अब जो लिपि है हिंदी की वो है देवनागरी। देवनागरी लिपि है ना। और आपको पता होगा आर्टिकल 343 की फर्स्ट के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को नाम देते हैं वर्णमाला। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, तो पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, है ना। याद रखो, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। अब वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध या पदबंध ही कह सकते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द कह सकते हैं, है ना। और शब्द से छोटी इकाई जो होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। और भाषा की जो मौखिक इकाई होती है दोस्त, वो होती है ध्वनि। लिखित इकाई वर्ण होती है। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, पूर्णतः पूर्ण इकाई, वो होती है वाक्य। याद रखना, है ना। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है दोस्त शब्द। याद रखना ये चीज़, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कि लड़का बोल दूं मैं। आगे बढ़ते, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण आप लोगों को ये टाइप से मिलता है, अमानक वर्ण ये टाइप से। अब ये लिखा नहीं जा सकता, टाइपिंग नहीं हो सकती, तो ये भयभट्टी आप लोगों को अमानक में दे देनी है। आपकी जो वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण है, याद रखो, है ना। 52 लिपि चिन्ह है, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें बात करते हैं स्वर की तो 33, है ना, व्यंजन और 11 स्वर होते हैं, याद रखो, ठीक है ना। अगला सवाल है, वर्ण किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3, करिए जी भर के प्रैक्टिस। तो वर्ण किसे कहते हैं? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और इकाई में भी सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है दोस्त? लिखित इकाई होती है ये भाषा की सबसे छोटी, है ना। और मौखिक इकाई होती है ध्वनि, बड़ी इकाई वाक्य होती है। आगे बढ़ते हैं, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 4। अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या है 52, 52, है ना। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? कभी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए, हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 52, है ना। व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए। स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं स्वतः उच्चारित ध्वनि, स्वयं के द्वारा उच्चारित, जिनको बोलने में किसी की मदद ना लेनी पड़े। स्वरों से क्या बनती है? स्वरों से मात्रा बनती है ना। ए एक ऐसा स्वर है जो कि उदासीन स्वर माना जाता है, याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? अब टोटल नंबर ऑफ वर्ण कितने? 52। अगर 4 संयुक्त को छोड़ दिया जाए, है ना, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? अगर संयुक्त को छोड़ दिया जाए तो आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भाई आपका, वो होगा 48, है ना, यदि संयुक्त को छोड़ दिया जाए, ठीक है भैया। चलो, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या आप देखो 33 ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 33 से ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट करेंगे हम लोग 35। अगर यहाँ 33 ऑप्शन में होता तो हम लोग पहली प्रायिकता 33 को देते। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है, सवाल नंबर 8। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार होते हैं 2, एक होता है कौन सा? स्वर, और एक होता है व्यंजन। क्लियर हो गया?
चलो सवाल नंबर 9 को करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिनका लघु गुरु, है ना, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। चलो और आगे बढ़ो, स्वर कहना है स्वर। अब लघु और गुरु, इससे देखो, जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा विघ्न बाधा के होता है उन्हें कहते हैं स्वर। तो ये राइट आंसर सबसे उपयुक्त जो होगा वो होगा बी विकल्प। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से, है ना, बोली या लिखी जाती हैं? सवाल नंबर 10। तो देखिए, स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है उनका नाम है स्वर, है ना। व्यंजन, जिनको बोलने में मदद लेनी पड़ती है स्वरों की। वर्ण, ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। अक्षर, ये अक्षर जो है वर्ण से थोड़ी सी बड़ी इकाई है। 11 नंबर सवाल देखो, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है ना। 11वां नंबर सवाल, तो ये किस में आता है ना भाई? ऊ जो है अग्र संवृत है, अग्र विवृत है, पश्च संवृत है, पश्च विवृत है। सवाल नंबर 11 सही आंसर जाएगा, ऊ जो है ये अग्र विवृत में आता है, सॉरी अग्र संवृत में आता है, याद रखना। ओए से आगे देखो अगला, ए जो होता है ये वाला, ये स्वर का प्रकार है। कौन सा स्वर का प्रकार है ये, है ना? ए जो है ये कौन सा स्वर का प्रकार है? तो आप लोगों को मैंने बताया दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3, है ना। वो कौन कौन सा? एक तो आ होता है, एक बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है। अच्छा, अब जो बचे हुए हैं ये तो 3 हो गए क्योंकि इनकी संख्या 7 होती है ना। केवल ये 3 ही दीर्घ में आते हैं, बाद बाकी कौन? 4 संयुक्त वाले रह जाते हैं। अब संयुक्त वाले कौन से? एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, एक ओ हो गया और एक औ हो गया, ये वाली कंडीशन। तो अब यहाँ ए जो स्वर है वो किस प्रकार का स्वर है? तो इसमें आप लोग अपना आंसर करेंगे जी संयुक्त स्वर है ना। तो 12 नंबर में आप लोगों को आंसर करना है संयुक्त स्वर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो होती है 4। कौन कौन सा? ए, है ना, छोटी ई, छोटा ऊ और ये वाला ऋषि, ये ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है जिनको बोलने में, जिन्हें आप लोग शांत स्वर भी कह सकते हैं, एक मात्रिक भी कह सकते हैं। प्लतु स्वर कौन सा है इनमें से? सवाल नंबर 14 में पढ़िए। तो देखिए, जिसके बीच में आप लोगों को ये गिनती मिले, है ना, ओम वाली, है ना, या आपको ये हलंत मिले ओम राम लिखते हुए, और कुछ आपको ये भी मिल सकती है, कुछ आपको लोगों को ये भी मिल सकती है, ये वाली गिनती। तो ये ओम बिल्कुल प्रतु स्वर का उदाहरण है। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो मात्रा जो है ना, क्योंकि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर और त्रैमात्रिक जो प्लतु स्वर होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। तो जीभ के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है? तो अग्र ई ए, अग्र ये, अब इनमें से कौन सा नहीं है जरा बताओ। सवाल नंबर 17। तो भाई अग्र ई ए यानी ई ए अग्र में आते हैं, अग्र ई ए। अच्छा, ये जो मध्य में आता है ए, तो ये अग्र स्वर नहीं है, ये जीभ के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो ये मध्य स्वर की कैटेगरी में जाता है। अगला सवाल देखिए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? सवाल नंबर 18 पर आ गए। हिंदी में स्वर के प्रकार पूछे तो स्वर के प्रकार होते हैं 3, याद रखना भैया। आगे, हिंदी वर्णमाला में ए, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? सवाल नंबर 19। स्वर हैं, व्यंजन हैं, आयोग व या फिर संयुक्त अक्षर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला तो है अनुस्वार, ये वाला है विसर्ग, दोनों आते हैं आयोग वाह की कैटेगरी में। इन्हें व्यंजन में भी काउंट कर लेते हैं, इन्हें स्वर में भी काउंट कर लेते हैं, है ना। आगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक, और उनसे भी अधिक समय लगे तो समझ जाना प्लतु स्वर की बात है। ओम, राम, है ना, इत्यादि जैसी कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है? उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया। स्वर कौन सा नहीं है? आप लोग बताइए। स्वर की संख्या 11, 13 हो सकती है, 11, 13 दोनों ही ऑप्शन एक साथ आते हैं, तो आप लोग 11 के साथ जाइएगा। उच्चारण के समय, है ना भाई। और ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये वाला स्वर नहीं है। ये च वर्ग का व्यंजन है, याद रखना, ठीक है ना। और ये पंचमा अक्षर है, इसे आप लोग नासिक्य में भी लपेट सकते हैं।
उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए जाते हैं? जीभ की स्थिति के अनुसार 22 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अग्र, मध्य और पश्च 3 किए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करिए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है, जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे नाम क्या देते हैं? तो वही संयुक्त स्वर कहलाता है, याद रखना। तो 23 नंबर में आप लोग बिल्कुल राइट आंसर करेंगे, है ना। कौन सा? ये आप लोग आंसर करेंगे ए ऑप्शन। अब ये जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जरा मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ए। अब ये किस किस के मेल से बना हुआ है? तो ये आपका जो बना हुआ है ए प्लस ई के मेल से बना हुआ है। अच्छा, ये वाला जो बना हुआ है ये ए प्लस, है ना, ये ए प्लस इस वाले से मिलकर बना हुआ है। ये जो ओ है ये किस किस के मेल से? तो ए प्लस ओ के मेल से बना हुआ है। और ये जो ओ वाला है ये बना हुआ है ए प्लस इस वाले ओ के मेल से, है ना भाई। तो याद रखना, ये चीज़ पूछा जाए कभी आप लोगों से संयुक्त स्वर के बारे में, अगर मैंने ये बिल्कुल वैल्यू जो है यहाँ पर सही लिखी है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ जी ये बिल्कुल जो कंडीशन है मैंने सही लिखी है। ठीक है भैया, या फिर मैंने गलत लिखी है तो वो भी बता दो। गलत तो ना लिख दी? चलो ठीक लिखी है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला स्वर, स्वर किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है, समास का भेद है, वर्ण का भेद है, या फिर लिंग का भेद है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नॉर्मल। तो अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो स्वर जो होता है वो वर्ण का भेद होता है। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। ठीक है जी। अगला सवाल, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? अब जिसमें री की मात्रा नहीं निकल रही होगी नीचे वही उसी में होगा, ऋषि स्वर नहीं होगा उसमें, है ना। तो आप लोग कहेंगे सर कृपा, इसमें निकली री की मात्रा, इसमें री की मात्रा निकल रही है, इसमें री की मात्रा, एक ये रिवाज जो इसमें ही नहीं है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। आयोग वह किसको कहा जाता है? सवाल नंबर 26। आयोग वह कहा जाता है किसको? महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, या फिर अल्प प्राण को? कैसे भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के जैसे भी पूछे आप लोग आंसर करेंगे। सही आंसर है आयोग वह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। आगे देखिए, ए छोटा वाला ए तथा एनक वाला जो ए होता है ये वर्ण किस में रखे जाते हैं? ओष्ठ्य में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं, कंठ तालव्य, या फिर नासिक के? नासिक के होते नहीं है ये दोनों आते हैं आपके कंठ तालव्य में। यूपी टेट 2016-17 के एग्जाम में पूछा गया कंठ तालव्य, है ना। कंठोष्ठ्य कौन कौन से होते हैं? तो कंठोष्ठ्य जो होते हैं वो होते हैं ओ और औ वाली ये कंडीशन, ठीक है ना। अच्छा, दंतोष्ठ्य कौन सा होता है? तो दंतोष्ठ्य वह होता है वह, और ये वह नहीं मिला तो आपको फिर मिलेगा फ, है ना, फेफट्टा। याद रखो ये चीज़। ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? यानी स्वर तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, है ना। स्वर की हेल्प तो चाहिए ही चाहिए, स्वर के बिना उच्चारित नहीं हो सकती तो वो व्यंजन है, याद रखो। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ नहीं है जिसको बोलने में पेट के अंदर से आवाज ना आती हो? अंत्यस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? ये, रे, ले, वे, यर, लव, है ना। तो देखो ये भी है, रे भी है, वे भी है नहीं है जो है ये कांकल्य होता है, कांकल्य ध्वनि में आता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है भैया। और ये आगे देखो सवाल नंबर 30। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प बिल्कुल शुद्ध है? स दंत्य, तख्ती लगी थी दांत में आवाज आई ले साले, तो बिल्कुल सही है पहला ही ऑप्शन सवाल नंबर 30 में। स मूर्धन्य, नहीं जी मूर्धन्य नहीं होता, स होता है तालु में, तालु, है ना। षटकोण तालव्य नहीं होता, षटकोण होता है आपका टैवर्ग, टैवर्ग यानी कि मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य। च कंठ्य बिल्कुल नहीं जी, च होता है तालव्य, याद रखना तालु, तालु से जुड़ा हुआ, तो गलत है ये, है ना। और ये पहला वाला ही इसमें बिल्कुल राइट है।
अगला सवाल करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? पढ़िए, हिंदी में ज्ञानी का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, विसर्ग कंठ्य वर्ण है, छत्रक संयुक्त व्यंजन है। अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध यहाँ 31 नंबर में बी है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। ये आप लोग याद रखिएगा, दो महाप्राण वर्णों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। महाप्राण वर्णों की संख्या 15 है, प्रत्येक वर्ग का याद रखना दूसरा लेटर और चौथा लेटर, दूसरा लेटर चौथा लेटर है ना, और तीनों प्रकार की स इसी के अंतर्गत आती हैं, है ना, महाप्राण के अंतर्गत। और अल्प प्राण में आता है 1 3 5 य लव इत्यादि, याद रखो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछे तो बताएंगे। यूपी टेट 2020 के एग्जाम में आया, 32 नंबर क्वेश्चन है ना। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, सही बताना है। तो पहली लाइन तो गलत है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक कैसे हो सकती है? नहीं है, क्योंकि वो आयोगवाह है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, बिल्कुल गलत। अनुनासिक नहीं होता, नासिक्य होता है। अनुनासिक का मतलब होता है मुख व नाक दोनों से वॉइस निकलेगी। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो 32 नंबर में आप लोग कहेंगे, देखिए तीसरी वाली कंडीशन जो है बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे अनुनासिक जो है पूर्ण अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है ना। इस पॉइंट को और मैं पढ़ना चाहूँगा दोबारा से, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ये पॉइंट में थोड़ी जान हो सकती है, यहाँ ये पॉइंट में। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुनासिक ध्वनि है, तो बिल्कुल सही है। ये अनुस्वार जो है ये पूर्ण अनुनासिक ध्वनि में आ सकता है। अनुस्वार बनता कैसे? ये ऐसे बनता, ऐसे। ठीक है, तो पूर्ण अनुनासिक में आ सकता है क्या? तो ये बिल्कुल अनुनासिक में रखा गया है ना। तो इसका आंसर जो किया गया है वो 1 व 2, दोनों 1 व 2। इस सवाल में मिस्टेक है भाई, इस सवाल में मिस्टेक है, इसे आप लोग स्किप मार दीजिएगा, स्किप मार दो इस सवाल को। ठीक है ना भैया। कौन सा कथन सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम और श्वास से अधिक ध्वनि निकलती है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन के द्वारा इसे गलत कराना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आप लोग इसे स्किप कर दो, नो मैटर। अगर आपको इसका हल मिल जाता है तो आप लोग उसका हल देख लीजिएगा, है ना। वैसे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगला देखिए सवाल नंबर 33, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? दांत और जीभ दोनों मिला तो वहाँ कौन सा बोला जाएगा? 33 नंबर में। तो दांत और जीभ के मेल से बनता है दंत्य, याद रखना। अब मूर्धन्य नहीं बोल सकते दांत और जीभ से, कंठोष्ठ नहीं बोल सकते, है ना। दंतोष्ठ दांत प्लस ओष्ठ मिलाने से बनेगा, तो केवल दंत्य। यूपी टेट 2020 में पूछा गया, 33 नंबर में डी ऑप्शन राइट था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? च तालव्य महाप्राण, तो च तालव्य महाप्राण है ना, कौन सा अशुद्ध है? अब जो च है वो महाप्राण में क्यों आएगा? क्योंकि च से तो शुरुआत होती है, च छ जय जय। महाप्राण में आता है दूसरा व पांचवा लेटर। अब ये च जो है ये तो पहला ही लेटर है, तालव्य तो ठीक है लेकिन महाप्राण नहीं है, इसलिए यही इसमें गलत है। मैं ओष्ठ्य होता है, सघोष होता है, बिल्कुल सही है। ख महाप्राण होता है, कंठ्य होता है, बिल्कुल सही है। त अल्प प्राण होता है, दंत्य होता है, बिल्कुल सही है। बाद बाकी ए वाली ही कंडीशन खराब हो जाएगी। अगला उच्चारण की दृष्टि से ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संबल जो है वो कौन सा है? द्वित्व ध्वनि है? बिल्कुल नहीं है। युग्मक या संप्रतक ध्वनि या संयुक्त ध्वनि? सवाल नंबर 35 तो राइट आंसर है, याद रखना ये चीज़, है ना। ये संप्रतक ध्वनि है, संप्रतक। अब मुझे भी नहीं पता ये क्या होती है, लेकिन आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा इसका उत्तर डायरेक्ट। ये जो षटकोण वर्ण है इसमें आप लोग बताइए, षटकोण वर्ण केवल हिंदी शब्दों में आता है, केवल संकर शब्दों में आता है, केवल अवधी शब्दों में आता है, या केवल संस्कृत के शब्दों में आता है? सवाल नंबर 36 आप लोग जानते होंगे केवल तत्सम शब्दों में आता है, तो इसलिए संस्कृत के शब्दों में बिल्कुल राइट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, नए वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तख्ती लगी थी दांत में, आवाज आई ले साले, नहीं है। दंते में, तै थे दे धे ने, तै थे दे धे ने। अच्छा बिल्कुल
37 नंबर। फिर कौन सा आंसर कर दोगे? ये नासिक में भी आता है और दंत में भी आता है, तो दंत और नासिका बिल्कुल राइट है ये। अगला देखिए, चे, छे, जे, झे और अइया, और इनके साथ साथ में दो स्वर आएंगे। चम्मच लगी तालू में आवाज आई, है ना, यस आई, तो आई ई तो ये हो गया, ये और से और आ गया जी, ये संयम वाला से, है ना। चम्मच कहाँ पे लगी? तालू में, तो तालव्य से होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है दोस्त, महाप्राण में आता है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या होती है 15, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या होती है 20 + 11, क्योंकि स्वर भी इसी में आते हैं। उच्छिप्त जो व्यंजन होते हैं उन्हें मैं लिख देता हूँ। एक तो होता है जिसके नीचे ये बिंदी रहती है, और एक ये वाला, ये उच्छिप्त होते हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया। च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? सवाल नंबर 40। तो भाई ये तालू से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चम्मच तालू में लगी थी, है ना। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, है ना, जो होता है वो नासिक के होता है। तो कै, खे, गै ये नहीं है, तय नहीं है ना, पै, फै, बै, भै और मैं, ये है। डी ऑप्शन राइट है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कौन सी है? तो संयुक्त व्यंजन आपके हैं छत्रक, छत्रक जो मिलके बना हुआ है आधे कै प्लस षटकोण वाली सै से, छत्रक। त्रय त्रिशूल, ये जो त्रय त्रिशूल बना हुआ है ये आधा तय से, है ना, त्रय इसे बना हुआ है। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, ये जो ज्ञानी वर्ण है किस किस के मेल से? इनमें आधा जय है प्लस ये वाला अइया है ज्ञानी में, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी। और जो श्रेय श्राव है तो इसमें संयम वाला आधा स है और रह है ना। तो इनमें से ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी के हिसाब से यहाँ पर ज्ञानी बिल्कुल सही हो जाएगा। लय जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है, रे जो होता है वो लुड्डित और प्रकंपित व्यंजन होता है। आगे, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों में लिखी जाती है, 2 व 4, है ना। तो भाई महाप्राण वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4। अब ये कैसे शुरू है? पहले से बिल्कुल गलत है। ये गै से शुरू है यानी तीसरे से, ये बिल्कुल गलत है। ये रे लेवे बिल्कुल बात बन सकती है, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वाले को देख दीजिए। ये रे लेवे जो आते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं, तो ये भी आपका गलत बचा हुआ यही गया। यूपी सहायक अध्यापक 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। दंतोष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ दोनों से आती है वॉइस। तो मैंने पहले बताया था, पहले आपको ऑप्शन में वह मिल सकता है, अगर दोनों मिलते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल राइट कंडीशन हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 45 हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन तो कै टू में यानी कै से मैं तक, है ना, संख्या कितनी होती है? 25। अगर 2 उच्छिप्त और शामिल कर लिए जाते हैं तो इनकी संख्या 27 तक हो जाती है स्पर्श की, याद रखो, ठीक है ना। अगला देखिए, वृत्तस्य, जहाँ पे दंत मसूड़े यानी मूल भाग से वॉइस निकलती है ना, तो कौन सा है इनमें से? तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है। वस्त यानी वस्त जो है सजरे लेने, से जे रे ले ने, सजरे लेने। अब 46 आप लोग कहेंगे यहाँ तो एक से ज़्यादा आ गई, है ना, एक से ज़्यादा आ गई। तो ऐसे में आपको जो आंसर करना है वृत्तस्य व्यंजन, तो वो आपको ने में आंसर कर देना है। से जे रे लेने, है ना, सज रे लेने, तो जय रे लेने, तो से को आपको स्किप कर देना है ना, से को आपको स्किप कर देना है, याद रखना। इसलिए राइट आंसर आपको 46 में ए ऑप्शन कर देना है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे आप लोग अभी फिलहाल इसका जो आंसर है, अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है तो इस प्रकार से करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर रहित रे का प्रयोग किसमें हुआ है? स्वर रहित रे का प्रयोग 47 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो देखो, ट्रक में स्वर रहित, पुनर्निर्माण में इसी में हुआ। देखो ये उड़ रही ऊपर से, और किसी में नहीं है। त्राटक में स्वर रहित इसी में हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा? 1, 3। तो 1, 3 आपको दिख गया, ये रहा अल्प प्राण 1, 3, है ना, ये अल्प प्राण में है। अभी अल्प प्राण वर्ण पूछे इसने, याद रखना। आप लोग कहेंगे सर अल्प प्राण तो सभी स्वर होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग का ये भी हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसे कंडीशन बनती है तो आपको पहली प्रायिकता इनको देनी है, याद रखना। अल्प प्राण वर्ण पूछा उसने, अल्प प्राण स्वर नहीं पूछा,
है ना। स्वर पूछता तो आप लोग ये आंसर कर देते। आप लोग कहेंगे सर वर्ण में तो स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, लेकिन मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप लोग इस ऐसे कभी कंडीशन में फंस जाओ, फंसाने के लिए लाया हूँ मैं इसलिए, है ना, ताकि आप लोग फंसें तो क्लियर करना ये सारी चीज़ आप लोगों की। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? सवाल नंबर 49, देखो कौन सी बात गलत है। देखो यहाँ देखो, जो बै भट्टी है वो सघोष ओष्ठ है ना, और प्राण, तो पै फै बै भै, है ना। तो अभी तो ये ओष्ठ तो होती है, महाप्राण में आती है क्या? महाप्राण पै फै बै, पै फै बै नहीं आती, है ना। तो यही बात गलत है, पै फै बै 1 3 तीसरे नंबर पे आ गई, महाप्राण में नहीं आएगी, तो इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। उच्चारण, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है ना, वो ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिनमें कंपन नहीं होता वे अघोष होती हैं, जिनमें कंपन होता है वो आपकी जो होती है ना। कंपन नहीं होता, न हो ये कह रहा है, तो जिन स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष होती हैं, जिनमें कंपन होता है सघोष होती हैं या फिर घोष होती हैं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? आप लोग बताइए, 51 नंबर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछा जाए तो प्रसन्नता, तो इसमें जो ध्वनि आ रही है वो युग्मक ध्वनि आ रही है, ये याद रखना, युग्म की, प्रसन्नता युग्म की बनती हुई आ रही है। यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था, आपके लिए आना नहीं है तो ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? महाप्राण ध्वनि प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर और प्रत्येक वर्ग का पंचमा लेटर जो होता है ये आता है, तो उस हिसाब से देखें तो महाप्राण ध्वनि पहला ही नहीं है, क्योंकि कै नंबर आ गया, ये तो पहला ही नंबर आ गया। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की पहचान है, कौन कौन सा? अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है, 13। पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर और दूसरा लेटर, इनके साथ साथ में तीनों प्रकार की संयम, षटकोण और सपेरे वाली कंडीशन, ये लेवे और है वाली कंडीशन जो होती है वो आपकी जाती है ना, वो जाती है सघोष या घोष वर्णों में। यूपी SSC लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया, तो अघोष वर्ण आप लोग बताइए, सभी प्रकार के जो स्वर होते हैं वो सघोष में जाते हैं, तो उस प्रकार से ये तो नहीं हो सकता, है ना, 53 नंबर में। अच्छा, अघोष वर्ण में आपका जो स्वर है क्या वो हो सकता है? अघोष वर्ण में क्या स्वर हो सकता है? तो आप कहेंगे स्वर तो नहीं हो सकता, सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष में जाते हैं। फिर उनके हिसाब से कौन कौन सा हो सकता है? अघोष वर्ण कौन सा हो सकता है, जरा बताइए। अघोष ये रहा आपका, शायद ये हो सकता है अघोष में, क्योंकि तीनों प्रकार की जो सह होती है ना, संयम, षटकोण, सपेरा, है ना, इसके साथ साथ में प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर, इनकी संख्या अघोष की 13 होती है। तो उस हिसाब से देखें तो आप लोग इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर सकते हैं, है ना। 53 नंबर में आपका राइट आंसर है स, है ना भाई। अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है, जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष में जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन पर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर इसके अलावा भी कोई सा और हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो उच्छिप्त व्यंजन ये रहे 54 नंबर में, डी ऑप्शन में दे रखे हैं, बिल्कुल राइट, है ना भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उच्छिप्त ध्वनियों का प्रयोग हुआ है कहाँ पे? उच्छिप्त ध्वनि देखो बीच में होता है, पढ़ाई मैंने आपको बताया था, पढ़ाई में, कढ़ाई में, लिखाई में इत्यादि टाइप से हो सकता है। तो 55 नंबर में आप लोग राइट आंसर करेंगे सी। ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ? आपसे पूछेगा मतलब शब्दकोश के अनुसार ज्ञानी वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो याद रखना, ज्ञानी वर्ण जय वर्ण के बाद आता है। छत्रक जो वर्ण होता है, छत्रक शब्दकोश के अनुसार किस वर्ण के बाद आता है? कै वर्ण के बाद आता है ना। त्रय त्रिशूल जो होता है वो शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आता है? तय वर्ण के बाद आता है। और श्रेयश्राव जो होता है उसे स्थान नहीं दिया गया है। तो ये मिलकर बना हुआ आधा जय प्लस अइया वाले ऐसे, ठीक है भैया। तो 56 नंबर में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छत्रक, त्रिशूल और ज्ञानी की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेयश्राव जो होता है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 57 नंबर में ए ही राइट हो जाएगा। कै, घे, ज़ और फै, इनके आगे जो लगा हुआ है ये नुक्ता लगा हुआ है, ये वाला नुक्ता लगा हुआ है, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी फारसी से ली गई हैं। 58 नंबर में आपका बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे जो फै फल है वो कौन सा व्यंजन माना जाता है? तो जो फै फल है जो दोस्त ये दंतोष्ठ्य व्यंजन माना जाता है, दंत प्लस ओष्ठ से निकलती है वॉइस। हिंदी शब्दकोश में छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो कै, क्योंकि छत्रक मिलके बना हुआ है आधे कै प्लस षटकोण वाले सै से, तो
तो ये कै के बाद आता है, तो इसलिए राइट है। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? 61 नंबर सवाल है। तो याद रखना, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द शासन से पहले आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है भैया, श्रद्धा शब्द शासन से पहले आएगा। 61 शासन नहीं श्रमिक से पहले आएगा, सॉरी शासन नहीं श्रमिक से, क्योंकि श्रेय श्राप की बात है ना, ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते, तो ये ही इसका एक मतलब वीक पॉइंट दे रखा है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। आगे और प्रैक्टिस आप लोगों की कराता हूँ मैं, हर एंगल से आप लोगों के लिए क्वेश्चन टटोर कर लाया हूँ। सामान्यतः व्यंजन कितने होते हैं? सामान्यतः पूछे आप लोगों से, तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है। तो भाई 35 आपको राइट करना है ना। वैसे 45 भी होते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले प्रायिकता 33, फिर 33 के बाद में चढ़ती हुई संख्या 35 37 जो भी होगी, तो उस हिसाब से राइट है। स्पर्श व्यंजनों को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर है 2। तो स्पर्श व्यंजनों को कैसे मैतक होते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुड्डित है? लुंडित, तो लुड्डित होता है रे, है ना। प्रकंपित होता है रे, ये उच्छिप्त है ना। याद रखना, ये जो लय है ये पार्श्विक व्यंजन है। देखो यही पूछ लिया, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो वो है लय, है ना। 4 नंबर में आपका डी राइट हो गया। जो ध धन है, ये व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तय थ द ध, तो तय थ द ध। अच्छा, जो ध धन है ये कहाँ से आप लोग इसकी वॉइस निकालोगे, है ना। तो ये टे ठे डे ढे में तो आएगा नहीं, ये तय थे द ध ये आएगा इस वाले में। तो आप लोग इसका राइट आंसर करोगे सी ऑप्शन, 5 नंबर में सी। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है दोस्त, ये महाप्राण कहलाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष वर्ण 13 संख्या बताई मैंने, प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, है ना, और दूसरा लेटर इसी में आता है। और इनके साथ साथ में तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण, सपेरा ये आता है। तो उस हिसाब से देखो तो कौन सा है? तो पहला दूसरा, तो ये रहा कै खे गे, ये है नहीं। कौन सा है फिर? ये रहा ना तेतरुज, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ये नहीं है, ये अल्प प्राण में आएगा। चलो जी आगे और बढ़ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, जिस एंगल से जिस भी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन मेरे पास बन सकते थे मैं सभी लेकर आया हूँ। द्वित्व व्यंजन कौन सा होता है? जहाँ दो एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि दिल्ली लिख दो, दिल्ली, गिल्ली, बिल्ली, ये 2 व्यंजन हो गए। एक हलंत होता है और एक पूरा होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं जरा बताओ? इतना मैंने प्रैक्टिस करा दिया। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? कभी आप लोगों से ये पूछा जाए कि जी उच्चारण के आधार पर बता दो हमें, तो उच्चारण के आधार पर लगाना है आप लोगों को कितना? 10 + 35। 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन है, याद रखना। स्वरों के वर्गीकरण या स्वर के वर्गीकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं? सवाल नंबर 3। तो भाई स्वर के वर्गीकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं? यानी स्वर को आप लोग कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हो? भाई जो वर्ग दिए गए हैं वे तो लगभग 8 दिए गए हैं, है ना। अच्छा, वर्णमाला जो है आपकी 8 वर्ग में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ आप लोग उसके हिसाब से 7 आंसर बिल्कुल राइट कर सकते हैं इसका। ठीक है भैया, तो तीसरे नंबर में राइट आंसर डी। ये जो ओ और औ ये किस प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? ये होती है कंठो, तो कंठोष्ठे याद रखो। ठीक है भैया। अच्छा, 5वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है? छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सरसराव, है ना। संयुक्त स्वर चाहिए पर हमें तो वो संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, तो भाई संयुक्त में कौन सा आता है फिर? तो संयुक्त आपके जो स्वर होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक 2 मात्रा वाला होता है। तो ये रहा ना यहाँ पे बिल्कुल राइट। ठीक है, 5 का 20 सही है। अगला, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? आपसे पूछे सवाल नंबर 6। तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो मानी जाती है वो 7 मानी जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। लेकिन जब आपको दीर्घ और संयुक्त दोनों का जोड़ रहे तो 7 है ना। दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? तो ये होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब जो 4 संयुक्त होते हैं आपके, ये वाले 4 संयुक्त होते हैं, लेकिन आते ये सब दीर्घ में ही है ना। इनके लिए मात्रा 2 ही काउंट करते हैं, लेकिन जब दोनों से ऑप्शन रखा जाए तो आप लोग इन तीनों को दीर्घ मानकर आंसर करिएगा।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर या मुख द्वार बंद रहता है उन्हें कौन सा स्वर कहा जाता है? तो याद रखना उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है, यानी व्रत के समान। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण विव्रत है? विव्रत है ना, पूर्ण मुंह, पूरा मुंह खुले, तो ये आपका विव्रत हो जाएगा। 8वें नंबर में डी। 9वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अव्रतमुखी है? अव्रतमुखी है ना, अव्रतमुखी। तो ए आइए, है ना, तो ए आइए, तो इस हिसाब से कौन सा करोगे? ए आइए ऋषि जी, ये रहा, ये वाला बिल्कुल सही है, आई अव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उनको क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 10। तो देखिए, मुख भी प्लस और नाक भी, तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। ये आप लोग बिल्कुल इसमें राइट कर सकते हैं। एक और टेस्ट स्टार्ट करता हूँ फटाफट से, ठीक है भैया। देखिए भैया, और देखिए, वह ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? व्यंजन के हो जाते हैं, स्वर के हो जाते हैं, वर्ण। आप लोग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर देखें तो कोई नहीं मत करिएगा, वर्ण है, ये सबसे छोटी इकाई है, याद रखना ये चीज़, है ना। तो इसे आप लोग अपना आंसर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं आपसे पूछे तो? अब ऑप्शन के हिसाब से उत्तर करिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44। इसने किसको देके पूछा है? 33 प्लस 11 के हिसाब से पूछा है, मूल वाला। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 52 वर्ण हैं। अब मैं स्पीड से कवर करा देता हूँ। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी का मतलब स्पर्श से है ना। आपसे पूछे स्पर्श, स्पर्शी नहीं, स्पर्श, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, याद रखना ये चीज़। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अच्छा, ये भी स्पर्श ही है। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्त, वो कितने भागों में विभाजित रहते हैं? तो वो भैया 5 भागों में विभाजित रहते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन कौन सा होता है? कै से मैं तक। ये गलत टाइपिंग है, यहाँ पे स्पर्श आपको याद रखना है, स्पर्श याद रखना है ना, ये याद रखना। वरना स्पर्शी व्यंजन और भी होते हैं, आपको पता होगा, जो आपके केवल 6 वर्ग को छोड़कर, क्योंकि 6 वर्ग जो होता है स्पर्श संघर्षी में आता है आपका। 6 वर्ग के पहले 4 व्यंजनों को छोड़ दो, है ना, तो कै वर्ग से लेके फिर आपका पूरा पै वर्ग तक केवल 6 वर्ग को छोड़ के, है ना, उसके 4 जो पहले 4 वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्शी में ही आते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? सवाल नंबर 6, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखना, व्यंजनों की कुल संख्या जो मानी गई है, अगर 33 ऑप्शन में है तो पहली प्रायिकता 33 की है। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या 11 है। अगर ये ऑप्शन में है तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई उन्हें स्वर कहा जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो भाई जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होते हैं तो उन्हें अयोगवाह नाम दिया जाता है, अयोग्य हैं। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, याद रखो ये चीज़, ठीक है। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑलरेडी अयोगवाह के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये अयोगवाह जो होते हैं 2 होते हैं। तो सवाल नंबर 10 में आप लोग अपना आंसर सी में कर सकते हो, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। अब होता कौन कौन सा? एक विसर्ग, है ना, और एक अनुस्वार। ऊपर नहीं होता, दोनों साइड में बिंदी होते हैं। अयोगवाह हैं, तो अयोगवाह कौन कौन से हैं जरा देखिए। एक तो विसर्ग है, एक अनुस्वार है। तो 11 नंबर में आप लोग कहेंगे सर सी विकल्प बिल्कुल राइट है। ये दोनों एक किस प्रकार के वर्ण हैं? ये जो दोनों आते हैं ये किस किस प्रकार के हैं? तो याद रखना, कंठ में ताल आई तो कंठ तालव्य में आते हैं। 12 नंबर में आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ कंठो, तो ये कंठोष्ठ हैं। तो 13 नंबर में आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर सी विकल्प राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र ई ए, अग्र ई ए, तो ई ए है ना 14 नंबर, और इनके साथ साथ में ऋषि भी आ जाता है, तो ये आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। जो ए होता है वो मध्य में आ जाते हैं, बाद बाकी सब पश्चिम में जाते हैं। वृत्ताकार कौन सा नहीं है? वृत्ताकार की ट्रिक मैंने बताई थी, वू नो, यानी वू नो, है ना। दोनों प्रकार के ऊ
ये भी ऊ है ना, और ये वाला ओ है ना, और औ। तो उस हिसाब से देखें तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है। 15 नंबर में बी नहीं है फिर तो। आगे, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? जीव के आधार पे अग्र मध्य पश्च, तो आपके 3 होते हैं, याद रखना। तालव्य ध्वनि कौन सी इनमें से नहीं है? तालव्य, चम्मच लगी तालू में आवाज आई, ई है। चे छे जय, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये और रे और ये नहीं है। सवाल नंबर 17, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, अगर अच्छा लगता है तो। निम्नलिखित में से सही नहीं है। देखिए, ए और आ का तालव्य यही सही नहीं है, क्योंकि ए और आ तो हमने पढ़ा है कंठ से वॉइस आती है और पूरा का पूरा कै वर्ग होता है ना। कै खे ये बिल्कुल कंठ से ही है, ये रे ले वे ये अंत्यस्थ है ना, पै फे बे भे ये ओष्ठ है, बिल्कुल सही है, तो पहला ही इसमें सही नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण की पहचान है प्रत्येक वर्ग का तीसरा लेटर, चौथा लेटर और पांचवा लेटर, चौथा पांचवा, है ना, ये घोष वर्ण की पहचान। इसके साथ साथ में ये रे लेवे इसी में जाते हैं, है ना। तो घोष वर्ण कौन सा नहीं है? बहुत सिंपल है। घोष वर्ण में अब कोई इसमें पहला है ना, तो पहला और तीसरा नहीं आएगा फिर। तो इस हिसाब से अगर आप लोग ए ऑप्शन पे अच्छे तरीके से विचार करें तो ए में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। ये रहा ए वाला ही उत्तर, बिल्कुल राइट है। अच्छा, अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, एक प्रत्येक वर्ग का दूसरा लेटर, तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण और सपेरा, क्योंकि जो अघोष वर्ण है इनकी संख्या होती है 13, है ना। बोलते समय वाइब्रेट नहीं होता, सहघोष में होता है बोलते समय वाइब्रेट, है ना। तो अघोष वर्ण सवाल नंबर 20 के हिसाब से कौन सा नहीं जाएगा फिर? तो ये नहीं जाएगा आपका, ये वाला बिल्कुल। चे छे है ना, है ना, पे और से भी है, पे से। अच्छा, ये भी है, ये नहीं है आपका। अल्प प्राण ध्वनि 1 3 5 में कौन कौन सा नहीं आता? अल्प प्राण ध्वनि ये तो 1 3 5 में यही आ गए, 21 नंबर में देखते ही देखते कर दिया, है ना। लेकिन यहाँ पूछा है सर नहीं है, बताइए, है ना। फुर्ती तो आपने दिखाई, बिल्कुल, तो फुर्ती काम नहीं आई, क्योंकि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है पूछा है। ये तो है भाई, है ना। अल्प प्राण की पहचान 1 3 5 माह होना चाहिए, है ना। ये रे ले और वे और प्लस सभी स्वर होने चाहिए, ठीक है। स्वर भी है, ये बिल्कुल सही है। पे फे बे, पे फे बे, तो पे फे बे 1 3 में आते हैं, ये भी 1 3 में आते हैं, फिर यही नहीं आता, बस बी ऑप्शन राइट है। महाप्राण ध्वनि जिनकी संख्या 15 है, जिनको बोलने में प्राण ज़्यादा खींचें, तो महाप्राण में आप लोग बताइए। तो देखिए, महाप्राण में आप लोग सिंपल कह सकते हैं सर, है ना, कि जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं इनमें क्या नहीं आता? तो आप लोग कहेंगे सर महाप्राण में ये नहीं आता, सलजम षटकोण, तो डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और उस हिसाब से देखें तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं आता, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि महाप्राण की संख्या 15 है, अल्प प्राण में आते हैं सभी स्वर, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है भैया। तो ये आप लोगों का ए व डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए व डी। स्वर होते हैं, तो स्वर कौन से होते हैं? 23 नंबर सवाल। तो देखिए, स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और घोष होते हैं, तो बिल्कुल राइट है। तो उस हिसाब से महाप्राण कैसे हो सकते हैं जब अल्प प्राण है स्वर? तो ए व डी इसलिए राइट कराया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? सवाल नंबर 24 में देखिए, है ना। छत्रक के लिए बिल्कुल सही विश्लेषण है, त्रय त्रिशूल के लिए सही विश्लेषण है, ये वाले के लिए सही विश्लेषण है, ये वाले के लिए गलत विश्लेषण है, क्योंकि इसमें श्रेय ये बनता है आधा से सलजम वाला, है ना। तो डी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल इसका राइट कर दीजिए दोस्त, ठीक है भैया। चलिए, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई यानी अर्थ व्यक्त, है ना, सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है फिर? ये रही शब्द। ध्यान से प्रैक्टिस की, क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। अनुस्वार विसर्गों को क्या कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को दोस्त आयोगवा कहते हैं। नासिक के व्यंजन कौन सा नहीं है? प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सॉरी भाई, थोड़ा सा मतलब हाथ लग गया गलत, ठीक है। नासिक के व्यंजन नहीं है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी, है ना, ये नहीं होता, याद रखो, ये तालव्य है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन से?
या तो आप संघर्षी व्यंजन बोल दो या फिर आप ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोल दो, है ना, एक ही बात है। तीनों प्रकार की से और है। ये च वर्ग के तालव्य व्यंजन, ये कंठे वर्ग, है ना, यर ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। आगे प्रकंपित, जिसको बोलने में जीभ लुढ़के, ये पार्श्विक व्यंजन, ये उच्छिप्त व्यंजन, ये उदासीन स्वर, है ना, ये रहा प्रकंपित। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? तो जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होगी ये उच्छिप्त है। बाद बाकी ये टे ठेड है, ये टैवर्गीय व्यंजन है। लय जो है आपका लय, ये पार्श्विक, रे प्रकंपित, ये रे उच्छिप्त व्यंजन, है ना, याद रखो ये चीज। द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, सभी इनके नाम है, फेंके हुए व्यंजन। अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर आगत व्यंजन पूछे तो जय और फे, जय और फे होते हैं, है ना। अर्धस्वर जैसे आधा स्वर बोलते हैं, तो अर्धस्वर की जो संज्ञा दी जाती है वो किसको दी जाती है? आप लोग याद रखिएगा, ये और वे को अर्धस्वर माना जाता है। ये पहले चार थे, ये रहे वे, लेकिन अब ये और वे है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पास ला, तो ला है, याद रखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अरबी फारसी की ध्वनियां नहीं है? अरबी फारसी की ध्वनि तो देखो ये भी है जिसके नीचे बिंदी लगी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है जिसके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है। तो 33 नंबर में आप लोग कहेंगे सर सी राइट है जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो है को कंठे में रखा गया है। 34 नंबर में सी सही है आपका, 34 नंबर में। या अब आप लोग कंठे आंसर करो तो उसे स्वर यंत्रमुखी में भी रखा गया है को, और कंठे में भी रखा गया है को। तो यहाँ आपका आंसर दोनों ही सही मिलेगा, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन बनाए हैं भाई हमने ही बनाए हैं, तो हमने बनाए हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान हमने कम दिया है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कभी बनती है कि है वर्ण का उच्चारण स्थल पूछे और कभी आपको तालव्य ये दे, ये तो हो नहीं सकते, कंठ भी शामिल हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग स्वर यंत्र को आंसर कर दीजिएगा मेरे कहने से, ठीक है भैया। आगे मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनि टे ठेड है, ऋषिता मूर्धा में, मूर्धन्य में ऋषि तो स्वर आता है ना भैया, याद रखना। ऋषि कर दिया टर्र, तो इसमें रे भी आता है। ये रहा पूरा का पूरा टैब है, टै वर्ग, लेकिन ये बिंदी नहीं आएगी, ये उच्छिप्त वाली बिंदी नहीं आएगी टै वर्ग में, ठीक है ना, याद रखना। केवल सिंपल ये आता है डै। तो जो भी दिक्कत हुई मैं करेक्ट करा दूंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत रह जाती है तो आप लोग करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। हिंदी वर्णमाला में मुख्य यानी मूल रूप से स्वर कितने हैं? अगर मूल स्वर पूछे, मुख्य मूल स्वर कितने हैं, सवाल नंबर 36 में यही पूछ लिया, तो राइट आंसर याद रखना वो है 4, है ना। 4 है मूल रूप से स्वर, छोटे वाले जो उनको नाम दे दिया। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? आप लोगों से पूछे हिंदी वर्णमाला का, मुझे बताइए 11वां कौन सा होगा? वर्णमाला का 11वां व्यंजन पूछा है तो व्यंजन होता है ट, है ना। चाहो तो लिख लेना, ये जेलर परीक्षा थी 2016 की, उसमें पूछा गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जो कि लिखित है, मौखिक में ध्वनि हो जाएगी। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? चम्मच लगी थी तालू में, पै जो है ओष्ठ्य ध्वनि होती है, तय जो है दंत्य ध्वनि होती है, ये जो टे है ये मूर्धन्य ध्वनि होती है, ताल चम्मच लगी तालू में, आवाज आई ई और ये और से। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्त देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है। 40 नंबर में बी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल राइट कर दो भैया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो कौन सी ध्वनि है जिनको अनुस्वार कहा जाता है? इकतालीस नंबर क्वेश्चन सही आंसर है, स्वर के बाद आने वाली नासकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग रट लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। स्वर के बाद आने वाली नासकीय ध्वनियां, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ पै फै बै भै, है ना, पै फै बै भै, और दोनों स्वर आते हैं, ये भी आता है, ये नहीं है। ये वह कौन सा है फिर? वफ, है ना, दंतोष्ठ बोल सकते हैं। आगे अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है? सवाल नंबर 43 में बताइए अल्प प्राण 1, 3, 5 की कैटेगरी में कौन आता है? च, छ, जय, ये आता है, ये वाला 1, 3, 5 पे लिखा हुआ है ना, याद रखो। ज्ञानी वर्ण किनके योग से बना है? 44 नंबर सवाल। तो ज्ञानी वर्ण दोस्त आधे जय प्लस अय्या से मिलकर बना हुआ है।
किस क्रमांक में सघूष व्यंजन है? सघूष व्यंजन आप लोगों को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोग डायरेक्ट बताइए, है ना, कौन सा है? तो ये रे ले वे ये सघूष में ही जाते हैं। किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? तो अंत्यस्थ व्यंजन ये रे ले वे होता है, तो ये और वे 46 नंबर में भी ऑप्शन राइट। 47 नंबर देखिए, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा इनमें नहीं है? सवाल नंबर है 47। तो देखिए ये नहीं आते, कैसे मैं तक होते हैं, का टू मैं, कै टू मैं तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। संख्या 25 27 होती है, याद रखो। पे और फे का उच्चारण स्थल क्या है? तो पे और फे का उच्चारण स्थल कहाँ पे रखा गया है? 49 नंबर क्वेश्चन। इसे पे और फे को ओष्ठ्य में रखा जाता है। आगे किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? सवाल नंबर 49। तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो देखिए अभी इससे आगे के जो ऑप्शन है वो कटे हुए, थोड़ा रुकिए। आपसे पूछा गया था किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन आपको ऑप्शन दिए गए थे, ये रे वे और है, और दो ऑप्शन ये थे। अघोष व्यंजन पूछा गया तो किस क्रमांक में है? तो देखो ये रहे आपके अघोष व्यंजन, ये तीनों प्रकार की से, है ना, और पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष में ही आता है। किस क्रमांक में अंत्यस्थ वर्ण है? अंत्यस्थ ये रे ले वे, तो उस हिसाब से देखें तो रे आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सघोष अल्प प्राण कौन सा है? सघोष भी हो अल्प प्राण भी हो, है ना। सघोष तो कै नहीं हो सकता, है ना, कौन सा हो सकता है? तय थे द, है ना, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा द। स्वर होते हैं, तो स्वर जो होते हैं अल्प प्राण और अघोष होते हैं। 52 नंबर में आप लोग का आंसर बिल्कुल तीसरा नंबर राइट जाएगा। अगला करते हैं, उच्चारण स्थल की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य में कौन कौन सा आता है बताओ? च छ जय, तो उस हिसाब से देखें तो आपका ये राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंत्य है, बताओ कौन सी बात इसमें से गलत है? तो ये बात तो ठीक है, इसमें च की अघोष है, तालव्य है, अल्प प्राण, ये भी ठीक है। ये ख जो है कंठ है, महाप्राण अघोष, ये वाली बात गलत है ना, ओष्ठ है महाप्राण, क्योंकि पे फे बे, अभी जो बे है तीसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पर आने की वजह से महाप्राण नहीं हो पाएगा। आगे किस क्रमांक वाली ध्वनियां अक्षर ध्वनि है? अक्षर ध्वनि है। सवाल नंबर 55, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। ये वाली जो है ये नहीं है ना, क्योंकि ये अक्षर नाश नहीं हो सकता, ये किसी की हेल्प से नहीं बनी हुई है, बाद बाकी सब हेल्प से बनी हुई है। नीचे, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो कौन सा उच्चारण नहीं हो पाएगा? तो ओष्ठ्य उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगर होठ काट दिया जाएगा तो ये बे, पे फे बे भे, यानी ओष्ठ्य वाला जो ये नहीं हो पाएगा, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ये है आपका लय। अच्छा, वर्ण के प्रकार कभी आप लोगों से पूछे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं दोस्त? तो वर्ण के प्रकार होते हैं दो, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन का सही रूप क्या है? तो जो गै होता है, एक तो कंठ्य होता है, स्पर्श होता है, सघोष होता है, अल्प प्राण होता है ना भाई। तो ये कैसे भी पूछ सकता है। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वृत्ताकार नाम दिया जाता है, वृत्ताकार नाम, है ना, वृत्त के आकार के। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को जिनकी मात्रा बनती है किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 61, तो उन्हें नाम दिया जाता है स्वर, है ना। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो कै और गै, है ना, 1 3, ये बिल्कुल राइट हो गया। निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? सवाल नंबर 63, तो अनुनासिक कौन सा नहीं है? ये रहा घंटा। अनुनासिक में आपका चंद्र आएगा, ये पूर्ण चंद्र बिंदु, अनु साथ में। वर्णमाला में मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 64 नंबर क्वेश्चन सॉरी। तो वर्णमाला में होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय होता है मात्रा। हिंदी वर्णमाला में आयोग वह वर्ण कौन से? तो ये रहे आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट है, एक अनुस्वार एक विसर्ग। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई बात पूरी करते हैं वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई बात पूरी करते हैं वो शब्द कहलाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।